हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सुपर MS 91 के अंतर्गत आज से हम सफलता सीरीज के अंतर्गत आज से पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला वीडियो है संविधान के संवैधानिक विकास पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से और चौथा है रूस के संविधान से। तो आप लोग कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए कि किससे लिया गया है। इसमें हमारा आंसर जो होगा, देखिए आयरलैंड संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से आप देखिए। लिखा है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, विधानमंडल व कार्यपालिका के बीच संबंध को दिखाता है, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संबंध, या केंद्र राज्यों के बीच संबंध, कार्यपालिका विधानमंडल और न्यायपालिका के संबंध। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा केंद्र व राज्य के बीच संबंध को क्या करता है, वही इसका आधार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अपना हम अगला प्रश्न। लेकिन इसका आंसर देख लीजिए एक बार आप। केंद्र, देखिए केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है ये देखिए ध्यान से, लिखा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। ठीक है, यह संकल्पना क्या जापान से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है या रूस से ली गई है। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आंसर क्या सही होगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम अब चलते हैं, इसका आंसर देख लीजिए एक बार, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है इसमें ध्यान से आप देखिएगा। लिखा है, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1909 अधिनियम द्वारा, 1919 अधिनियम द्वारा, 1935 अधिनियम द्वारा और दिया है चौथा 1947 अधिनियम द्वारा। तो यह जो पहली बार संघीय संरचना भारत की, ठीक है, यह किस अधिनियम द्वारा दी गई है? 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसका आंसर भी देख लीजिए, अधिनियम 1919। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। देखिए विधानसभा का गठन कब किया गया था, ऑप्शन में दिया है 1919 में, या 1923 में, या 1921 में, या 1920 में। आप फटाफट कमेंट में लिखिए आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर होगा जो वो होगा 1921 में। ठीक है, 1921 में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि 1921। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका लोकप्रिय नारा कौन सा था? ऑप्शन में दिया है, सार्वभौम, लोकतांत्रिक गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता, समानता, उत्तरदायित्व। ठीक है, चारों में से कौन सा हमारा आंसर सही है? फटाफट आप कमेंट में दीजिए। आंसर हमारा इसका जो सही है वह है बी आंसर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अलिखित संविधान इन चारों देशों में से किसका है? ब्रिटेन का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है या भारत का है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या सही होगा? इसमें आंसर सही होगा ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लीजिए आप एक बार। अलिखित
संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? ठीक है, संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। पहला दिया है ऑप्शन में संविधान का लचीलापन, दूसरा दिया है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, और तीसरा दिया है न्यायिक सर्वोच्चता, और चौथा द दिया है संसद की संप्रभुता। ठीक है, तो यहाँ पे आप फटाफट कमेंट में दीजिए आंसर कौन सा सही है, अ, ब, स और द में से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही है वो आंसर है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। एक बार इसका आंसर भी देख लीजिए आप। आंसर देखिए दिया है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चट्टी थे, या लियाकत अली खान थे, जान मथाई थे, या सत्यनारायण सिन्हा थे? जिनको पता है वो फटाफट आंसर दें, कमेंट में लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो आंसर होगा आर के षणमुखम चट्टी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। चलिए देख लेते हैं आंसर में भी, आंसर देखिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वह परंपरा क्या है? वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, एक बार जो स्पीकर है वो हमेशा के लिए स्पीकर है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है क्या ब्रिटेन में यह परंपरा विद्यमान है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या रूस में है, या भारत में है? यह परंपरा कहाँ पर है? यह परंपरा है ब्रिटेन में। कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, ध्यान से देखिए आप लोग, कि विधि का शासन किस संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? विधि का शासन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत विधि की समानता की बात की गई है। यहाँ पे विधि का शासन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, यूएसए, रूस और स्विट्जरलैंड। तो आंसर कौन सा हमारा सही होगा? ब्रिटेन। कौन सा सही होगा? ब्रिटेन। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देख लीजिए आंसर दिया है ब्रिटेन। ध्यान से देखिए, किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था। क्या ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था, आइवर जेनिंग्स ने किया था, या मॉरिस जोन्स ने किया था, केसी वेयर ने किया था? तो इसमें से किसने अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था भारत के संविधान को? तो आप बता सकते हैं, कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आंसर सही होगा हमारा क्या? केसी वेयर। देखिए आप इसमें अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। आसानी से आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अब तक की पढ़ाई की क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए इसका आंसर एक बार हम देख भी लेते हैं, केसी वेयर। ठीक है ना, केसी वेयर जी। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है ये कहता है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बीएन राव जी थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान लेते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा जो ये बीएन राव जी थे 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम इन्होंने ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। और उसके बाद 29 अगस्त को ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष, एक समिति बनी जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो प्रारूप इन्होंने दिया था बीएन राव जी ने, उसी पे इन्होंने कार्य किया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और संविधान बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। चलिए तो देखते हैं हमारा आंसर क्या सही होगा। यहाँ पे आंसर सही होगा बीएन राव। ठीक है, यहाँ आंसर क्या सही होगा? यहाँ आंसर सही होगा बीएन राव जी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए संवैधानिक सलाहकार बीएन राव जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? सिद्धांत और व्यवहार में, तो यहाँ ऑप्शन में दिया अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, फांसीवाद शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में, समाजवादी शासन प्रणाली में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा संसदीय शासन प्रणाली में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, देखिए ध्यान से, लिखा है संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, क्या मिलता है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मूल शक्तियाँ मिलती हैं, क्या केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ मिलती हैं, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ मिलती हैं, या जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ मिलती हैं। तो जो संघीय सरकार में राज्य सरकार को जो कुछ भी मिलता है वो संविधान द्वारा दी गई शक्तियों पे मिलता है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा जो भी कुछ दिया गया है उसके आधार पे मिलता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए इसका आंसर भी संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है, ध्यान से देखिए, लिखा है लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में दिया है शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, या शांतिपूर्ण हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, या हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, या लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। तो अब समझिए लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग है समाजवाद के लिए, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम एक बार आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ आंसर जो हमारा क्या है, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये देखिए, ये लिखा है भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? देखिए लिखित संविधान की जो संकल्पना है वह किस देश से ली गई है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है यूएसएसआर। ठीक है, जो आज रूस है वो पहले यूएसएसआर, जिसमें बहुत सारे देश आए थे। ठीक है, आते थे। दूसरा है ब्रिटेन से ली गई है, या अमेरिका से लिया गया है, या जापान से लिया गया है। तो लिखित संविधान की प्रेरणा यह ली गई है कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए एक बार, अमेरिका। क्या है? अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए, लिखा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान द्वारा लिया गया है? यहाँ ऑप्शन में दिया है अमेरिका, या आयरलैंड, या दक्षिण अफ्रीका, या रूस से। मतलब किससे लिया गया है? यह जो लिया गया है वह लिया गया है आयरलैंड के देश से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन के बारे में या उनके पद के बारे में लिया गया है। ठीक है, चलिए आंसर भी देख लेते हैं इसका आंसर है आयरलैंड। देख रहे हैं ब। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। ध्यान से देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, संप्रभुता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, भारत सबसे पहले क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, आगे देखिए इसमें हम आंसर देते हैं। देखिए आंसर देख लीजिए इसका, लोकतांत्रिक देश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न नंबर 21 पे हम लोग आ गए। लिखा है भारत में एक नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? जो एक मतलब एकल नागरिकता की अवधारणा कई राज्यों में या कई देशों में देखेंगे कि राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है और यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है क्या इंग्लैंड से, या यूएसए से, या कनाडा से, या रूस से? फटाफट आप आंसर दीजिए कमेंट में, जिससे हमें समझ में आएगा कि आप सभी लोग एक्टिव हैं और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड से हम लोगों ने एकल नागरिकता की अवधारणा लिए हैं। ठीक है, चलिए इसका एक आंसर भी देख लीजिए, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सॉरी, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा लिखा है 22वां प्रश्न है, मूल संविधान
कितने शब्दों से बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं बाय रेयर। आप कहीं अगर पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको जान लीजिए। क्या 40,000 शब्दों से बना है, 60,000 शब्दों से बना है, 80,000 शब्दों से बना है, या 1,20,000 शब्दों से बना है। ठीक है, आप लोग को ये अगर पता हो तो अच्छी बात है, कोई कमेंट करे अगर किसी को पता है तो, नहीं तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मूल संविधान कितने शब्दों से बना है, 80,000 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से, 80,000 शब्दों से बना है। आप इसे विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला प्रश्न जो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक ध्वज जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां हैं। तिल्लियां क्या 12 हैं, 16 हैं, 8 हैं या 24 हैं। आप सबको पता होगा कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां हैं। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है। मतलब सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। क्या ब्रिटिश संविधान का पड़ा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पड़ा है, या आयरलैंड के संविधान का पड़ा है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो आप सबको पता है कि यह प्रभाव पड़ा है किसका, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935। आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देख लीजिए भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है आंसर में भी। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। के.एम. मुंशी जी थे, डी.पी. खेतान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, टी.टी. कृष्णाचारी थे। देखिए प्रारूप समिति में सारे सदस्य थे जो भी हमने नाम दिया है, लेकिन इसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप। ये जो है किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह जो है सरकार का संघीय स्वरूप इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, और आप अगर इसको एक बार अच्छे से देख लिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लिए तो आपका पॉलिटी से कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर आएगा पेट में, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। लिखा है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षीय सरकार जो होती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या होता है, विधायिका से स्वतंत्र होता है। क्या विधायिका पर निर्भर होता है या न्यायपालिका पर निर्भर होता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर सीमित होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्षीय जो सरकार में राष्ट्रपति जो होता है वो विधायिका से स्वतंत्र होता है। क्या होता है, विधायिका से स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसका आंसर भी देख लीजिए, विधायिका से स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा लिखा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। ठीक है, अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत हुआ था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ था, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुआ था, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग को पता होना चाहिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे जो आंसर होगा वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। कैसे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया ब। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर देख लीजिए एक बार, ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे। अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे। क्या 296 थे, या 213 थे, 318 थे, या 316 थे। जब सरकार बन रही थी, सरकार कहने का मतलब ये है कि जब संविधान सभा बन रही थी उस समय कुल कितने सदस्य थे संसद में। तो उसमें सदस्यों की संख्या थी 296। कितनी थी, 296। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान से, एक बार पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। ये सूची ए और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले हम देख लें सूची को। सूची ए में क्या है, लिखा है अध्यक्षीय संसदीय। अब यहाँ अध्यक्षीय में शक्तियों का पृथक्करण, ये तो राइट है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है। पहले चारों ऑप्शन को हम लोग देख लें। यहाँ देखिए लिखा है कि संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध, एकात्मक, शक्तियों का संकेंद्रण। देखिए यहाँ पे जो आंसर है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अध्यक्षीय जो व्यवस्था होती है वो शक्तियों का पृथक्करण ही बताती है, ठीक है, पृथक्करण, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है संसदीय जो व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका विधायिका के निकट का संबंध होता है। जो संसदीय व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंधों के आधार पर चलती है संसदीय व्यवस्था। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, सही है, ए का 1 और बी का 2। आगे देखते हैं सी डी में देख लीजिए, लिखा है संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। ये भी सही, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन है, मतलब ये है केंद्र सरकार की ये कार्य है और राज्य सरकार के ये कार्य हैं। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, शक्तियों का संकेंद्रीकरण, मतलब कि जो एकात्मक व्यवस्था होती है उसका मतलब यही होता है कि सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास स्थायी रूप से पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का ए और बी का बी। अब चाहे तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए देख लेते हैं आंसर कहीं मिल रहा है इसमें। देखिए लिखा है ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। तो आंसर ए सही है और सही है। देखिए यहाँ पे आंसर और सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। यूएसए के संविधान की विशेषता जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनके द्वारा ग्रहण की गई थी, उसमें हम जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा, यस, यूएसए से न्यायिक समीक्षा भी ली गई है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये तीनों प्रक्रियाएं ली गई हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन द क्या है, यस, यहाँ पे ऑप्शन द दिया है, उपयुक्त सभी, तीनों लिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न लिखा है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अध्यक्षीय लोकतंत्र है या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, तानाशाही लोकतंत्र है। आप सभी जानते हैं भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, ठीक है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। चलिए दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, एक बार आंसर भी देख लीजिए इसका, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा, लिखा है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली भी भारत में ली गई है, लेकिन यह कहाँ से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से या कनाडा से या यूनाइटेड किंगडम या रूस से। तो जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से, ठीक है, कनाडा से। दोस्तों आप फटाफट कमेंट कीजिए जिससे कि हमें समझ में आएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। अगर आप कहेंगे तो इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे और अच्छे से इसका अध्ययन 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न सभी पूछे हुए एग्जाम के प्रश्न हैं दोस्तों। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था संविधान के उद्घाटन के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको शुभ दिन माना गया या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी दिन को शुभ माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए लिखा है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। हाँ ये सही है, कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया था, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, जिसके कारण से उसी दिन को 26 जनवरी को ही संविधान का उद्घाटन किया गया। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, 100। आंसर क्या सही होगा, 100, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए 100 आंसर सही है कि कांग्रेस ने इसे 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों को ये आंसर नहीं पता होगा। अगर पता है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे होनहार बच्चे कितनी अच्छी तैयारी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या ऑप्शन में दिया है दिल्ली से मूल संविधान प्रकाशित हुआ था, या श्रीनगर से, अजमेर से, देहरादून से। अब आंसर के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे देहरादून। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर भी देख लीजिए यहाँ पे देहरादून। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? मतलब जो चक्र लगा रहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, वह क्या दिखाता है, क्या संकेत देता है? क्या वह गति का संकेत देता है, क्या सत्य का संकेत देता है, या विकास का, या भविष्य का? तो बहुत ज़्यादा बच्चे इसे गति का संकेत बताएंगे, लेकिन जो चक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सत्य का संकेत देता है। किसका? सत्य का संकेत देता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए सत्य का संकेत देता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? क्या 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन में 1947 के अधिनियम द्वारा? तो किस अधिनियम द्वारा यह पद का सुझाव दिया गया था? तो हम सभी जानते हैं यह पद का सुझाव 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1919 का अधिनियम। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? गंभीर दोष क्या है? तो यहाँ देखेंगे पृथक्करण का खतरा, या सत्तावादी शासन, या स्थानीय हितों की उपेक्षा, या अकुशल प्रशासन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा पृथक्करण का खतरा। संघीय प्रकार के शासन की सबसे बड़ी दोष यही है, पृथक्करण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आंसर भी देख लीजिए, इसका क्या है? पृथक्करण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की जो संकल्पना थी उसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यह जो उद्भव हुआ, क्या स्विट्जरलैंड में हुआ, या ब्रिटेन में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, या जापान में हुआ? तो यह जो उद्भव हुआ है, यह उद्भव हुआ है ब्रिटेन में। संविधान की संकल्पना की जो बातें की गई हैं, ये शुरुआत हुई हैं ब्रिटेन से। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान के शब्दावली से ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखिए भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? अब कहाँ पे भारत का संविधान रखा गया है, कहाँ पे संरक्षित है, आप बता सकते हैं। अगर जानते होंगे तो राष्ट्रपति भवन में, क्या प्रधानमंत्री निवास में, या संसद भवन में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास कहाँ पे रखा गया है? ये रखा गया। आप कोई जानता हो तो जरूर इसका ऑप्शन आंसर दीजिए, कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है संसद भवन। कहाँ पे? संसद भवन में। ठीक है, ये रखा गया है मूल संविधान का दस्तावेज। देखिए आंसर भी आपका है संसद भवन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, JB कृपलानी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, या गोपीनाथ बारदौली थे। ठीक है, इन चारों में से कौन था? यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा JB कृपलानी थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। लिखा है भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कि इन्होंने भारत का संविधान बनाया है? क्या महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या BN राव को? BN राव को हम लोग सलाहकार कहते हैं, संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये सही है, ब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कि वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास
किस देश में हुआ था? ठीक है, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? क्या स्पेन में या ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान हैं, देखिए कैसा है भारत का संविधान? संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, एकात्मक है या अध्यक्षीय है? भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। कैसा है? अर्धसंघात्मक है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लीजिए, अर्धसंघात्मक। चलिए आगे देखिए, आज का हमारा 45वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? प्रस्तावना में हुआ है, भाग 3 में हुआ है, अनुच्छेद 368 में हुआ है या संविधान में कहीं नहीं हुआ है? ठीक है, ये बताइए आंसर कौन सा सही होगा? अब तक तो संघी शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? द। ठीक है, कहीं नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। मतलब व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है क्या संपूर्ण एकाधिपत्य का या संवैधानिक सरकार का? देखिए संवैधानिक सरकार का ये सिद्धांत है या अलिखित संविधान का या गणतंत्र का? जो भी आप लोग जानते हैं उसे जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, कमेंट में लिखिए अ ब स द, जिससे कि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों अभ्यास करेंगे तभी तैयारी हमारी अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि आंसर हमारा क्या होगा? संवैधानिक सरकार। क्या? संवैधानिक सरकार, जो कहता है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि देखिए ध्यान से, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? क्या कैनिंग के, डलहौजी के, रिपन के या एलिंगन के? तो यहाँ पे जो बजट जो लागू किया गया था वह कैनिंग के। किसके शासनकाल में? किस वायसराय के शासनकाल में? वह कैनिंग के शासनकाल में। चलिए हम आगे चलते हैं, देखिए कैनिंग। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? लिखा है संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया? 45 में, 46 में, 74 में या 49 में? आप सबको पता होगा संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया है। ठीक है, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए ध्यान से, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए यहाँ पे कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि प्रथम बैठक जो हुई थी वह, उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो अस्थायी थे। अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हम बोलते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदा सिंह ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का प्रथम बैठक कराया था। यह इसलिए अध्यक्ष बने थे क्योंकि ये उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो पूछ रहा है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और द्वितीय बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? जो स्थानीय सरकार है उसका आधार क्या है? ऑप्शन में अभिजात तंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतंत्र या आरक्षण। आप सभी जानते हैं स्थानीय सरकारों का कार्य क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, मेन आधार क्या है उनका? लोकतंत्र। चलिए इसका आंसर भी देखिए, लोकतंत्र। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
देखिए इस प्रश्न को, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जब पर्यावरण पढ़ेंगे। अभी आप ये बताइए कि संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। यह क्या 72 में 1900 या 1984 में, 1981 में या 1986 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ये 1986, ठीक है, 1986। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं इसको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता, ठीक है, ये ज़्यादातर हम पढ़ते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि यह विधि के समक्ष समता का अधिकार या सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ठीक है, किस देश से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे जापान है, ब्रिटेन है और ग्रीस है। इन चारों देशों में से कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है वो लिखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, लिखा है निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं। दोनों चीज़ें मिलती हैं क्या, अमेरिका के संविधान में या कनाडा के या भारत के या फ्रांस के, किस देश में एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों विद्यमान पाई जाती है, यह है फ्रांस के, ठीक है, कहाँ के, फ्रांस के। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों आज का हमारा ये 54 नंबर का प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिए और कमेंट में जवाब भी दीजिए आप लोग, ठीक है। जवाब देंगे आपको पता चलेगा कि आपकी इस समय की पढ़ाई कैसी है और उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत करेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है, देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है, क्या भारत दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता। तो कौन सबसे बड़ा कानून है, वो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, भारतीय संविधान देख रहे हैं आंसर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए लिखा है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, क्या सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, विट्ठल भाई पटेल जी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। केंद्रीय विधान मंडल का प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जी थे। कौन था, विट्ठल भाई पटेल जी थे, ये आंसर सही होगा। चलिए हम चलते हैं अब क्या अगले प्रश्न पे। देखिए विट्ठल भाई पटेल जी आंसर सही है और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं बेबल योजना, क्रिप्स मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन योजना। किस योजना के तहत, आप सभी जानते हैं यह है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए लिखा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, अभी आपको इससे पहले हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी आपको हमने बताया था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा देखिए, हाँ देखिए आप लोग, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। कैबिनेट प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण लक्षण है, तो यहाँ आप देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व या किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो यहाँ पे जो कैबिनेट प्रणाली बनाई गई है उसका मतलब यही है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, सबका उत्तरदायित्व होगा, कैबिनेट में जितने लोग रहेंगे सबका उत्तरदायित्व होगा, ठीक है, सरकार का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। सामूहिक उत्तरदायित्व देख लीजिए आंसर में आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए प्रश्न को। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है, क्या अधिक अनुकूलनशीलता,
दृढ़ राज्य या जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावादी की कम संभावनाएं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो दृढ़ राज्य है। क्या है? दृढ़ राज्य है। ठीक है, आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न। दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न आज सही हुए हैं। इसी तरह क्रमशः लगातार हम लोग पॉलिटी फिर हिस्ट्री सारे के वीडियो हम इसी तरह आपको देंगे, और आप अपने पूरी पढ़ाई का आकलन करते रहिए, और हो सके तो इस पूरे क्वेश्चंस को आप क्या करिए, संग्रह बना लीजिए अपने पास और तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख के तैयार कर लीजिए। चलिए देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? क्या आयरलैंड का योगदान है कैबिनेट प्रणाली में? कहाँ से कैबिनेट प्रणाली बनी? या अमेरिका का योगदान है, या भारत का, या ब्रिटेन का? तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे यह चीज़ कैबिनेट प्रणाली के जो उत्तरदायित्व पाया गया है सामूहिक रूप से, यह ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और सुपर MS 91 पे लगातार बने रहिए, जिससे कि आपको पेट से संबंधित जितने भी सारे वीडियो हैं आपको सारे अवेलेबल कराए जाएंगे, और आने वाले आगामी जो पेट की परीक्षा है उसमें आप सफलता सीरीज के अंतर्गत जरूर ही सक्सेस होंगे। ठीक है दोस्तों, सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।